चीन के मामले में हिंदू मुस्लिम की भावना नहीं फैलेगी। इस हिंदू मुस्लिम की भावना फैलेगी। म्यूजियम में जाइए तो लगेगा कि इंडिया के चोर बाजार में हम आ गए हैं। जितनी चीज़ हमारे यहाँ से चोरी कर करके वो अपने यहाँ बांग्लादेश से। इसीलिए प्रधानमंत्री जो असल खतरा है उस पर चर्चा नहीं करते हैं देश को, और जो नकली खतरा है 95,000, उसकी कोई हैसियत है पाकिस्तान की कंपनी बनाने वालों की यहाँ? घटिया दवा कंपनी बनाने वालों के यहाँ छापा पड़ा है। गौर कीजिए, हमारे आपके किसका परिवार कब अफेक्टेड हो जाए कोई नहीं कह सकता। छापा पड़ा है नकली दवा बनाने वालों के यहाँ। उसने 3 दिन के बाद इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद करके पैसा जमा किया है भारतीय जनता पार्टी को, उसको अलाउ कर दिया गया है बनाओ नकली दवा, और नकली दवा बना के देश के कितने उनके खिलाफ जो ईडी ने 4 का 4 गवाह खड़ा किया है, चारों का चारों बीजेपी के पास है। मेरे साथ इस पत्रकार सम्मेलन में कांग्रेस के अन्य साथियों के अतिरिक्त हमारे अध्यक्ष मनोज मिश्रा जी, हमारे यहाँ की विधायक रही बेनीपट्टी के भावना झा जी, हमारे अध्यक्ष रहे शीतलंबर झा जी, हमारे एमएलसी के कैंडिडेट रहे दरभंगा के इम्तियाज़ नूरानी साहब, सुबोध मंडल जी, युवा कांग्रेस के सभी साथी, हमारे सीनियर लीडर प्रोफेसर कृष्ण कुमार जी और अकील अंजुम साहब, और भी प्रोफेसर साहब हमारे मुनेश्वर बाबू, और कांग्रेस के सभी साथी, ज्योति जी पीछे हैं, पीछे कुछ लोगों का नाम छूट गया है, और कांग्रेस के सभी साथियों का हम स्वागत करते हैं। साथियों, 2 राउंड का चुनाव हो चुका है। पहले राउंड में देश के लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है, 102 लोकसभा क्षेत्रों का चुनाव हुआ, और दूसरे राउंड में जो 26 को हुआ, 19 को 102 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हुआ, 21 राज्यों में फैला था, और 26 अप्रैल को जो चुनाव हुआ वो 88 लोकसभा क्षेत्रों का हुआ। तो 190 लोकसभा क्षेत्रों का चुनाव हो चुका। जनता का जो निर्णय था वो बक्स में चला गया। आप देखिएगा कि उस चुनाव में जो सरकार को या नरेंद्र मोदी जी को जो अपेक्षाएं थीं, उनके विपरीत उनकी रिपोर्ट है। सरकार में वो हैं। गौर कीजिए आप, 19 तारीख को पहले राउंड का चुनाव हुआ है। रात तक पोलिंग की खबर आती रही, पर ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री को उनकी जो एजेंसियां हैं सरकारी, उन्होंने 20 तारीख को ये कन्फर्म कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन हार रहा है चुनाव। और ये संयोग नहीं लगता है कि 20 को वो कन्फर्म हुए हैं कि हम हार रहे हैं। 21 को अपने पहले भाषण में नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास का नकाब खींच के फेंक दिया, और हिंदू मुस्लिम की व्याख्या करने लगे कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन वोट देगा, कौन वोट नहीं देगा। एक देश का प्रधानमंत्री, और मोदी जी उस दिनों से सबका साथ सबका विकास पे ज़्यादा जोर दे रहे थे, लेकिन लगा कि वोट नहीं आने वाला है, वोट नहीं आ रहा है। तो ये जो बीजेपी का टाइम टेस्टेड एक फार्मूला है कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाए। हिंदू मुस्लिम की कोई लड़ाई इस देश में नहीं हो सकती है। 15% इस देश में मुस्लिम समाज के लोग हैं, 80% हमारे इस देश में हिंदू समाज के भाई हैं। 100 में 80 अब 15 में कोई लड़ाई नहीं हो सकती है। लेकिन एक काल्पनिक लड़ाई नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी का ये है, और इसीलिए उन्होंने विकास का मुद्दा छोड़ दिया। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं हिंदू या मुस्लिम इस शब्द का उपयोग नहीं किया गया। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने प्रधानमंत्री से समय मांगा है। प्रधानमंत्री समय नहीं दे रहे हैं, कि हम समय मांगा है खड़गे जी ने कि हमको समय दीजिए, हम आपसे मिलके अपना मैनिफेस्टो दिखलाएंगे कि इस मैनिफेस्टो में हिंदू मुस्लिम शब्द का दोनों में से कोई शब्द नहीं है। लेकिन आप झूठ इस देश की जनता को आप गलत बात कर रहे हैं। 140 करोड़ लोगों में कितने लोग जो पढ़े लिखे हैं मैनिफेस्टो पढ़ रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जी के प्रचार से ये फ़ायदा हुआ है कि पिछले 3 दिन में
40 लाख मैनिफेस्टो कांग्रेस का डाउनलोड किया गया है, इसलिए कि उसमें कहीं उस शब्द का नाम नहीं है और प्रधानमंत्री जी शुरू कर दिए। तो स्वाभाविक रूप से ये इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी, हमारे देश के प्रधानमंत्री अमित शाह जी या जो आरएसएस के लोग हैं, पहली बार आपको एक बात और बताते हैं, आरएसएस के बारे में है कि वो साथ नहीं दे रही। और इन 10 वर्षों में इस चुनाव के बीच में पहली बार पहले फेज के पोलिंग के बाद नरेंद्र मोदी जी नागपुर गए आरएसएस हेडक्वार्टर में और रात वहीं गुजारी। इस बात से आप समझ ले सकते हैं कि प्रधानमंत्री की स्थिति क्या है। तो स्वाभाविक रूप से इस बात को देश की जनता को, आपको, मिथिलांचल के लोगों को आपके माध्यम से हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम लोग सब साथी जमा हुए हैं यहाँ। हमारे मधुबनी लोकसभा के उम्मीदवार हैं अली अशरफ फातमी साहब, जो राष्ट्रीय जनता दल के हैं। आप सभी को मालूम है, मैं यहाँ से सांसद था। आप लोगों को ही बुला के मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज से 1 साल पहले घोषणा कर दी थी कि मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा और मैं चाहता था कि कांग्रेस के लोगों को हो, लेकिन मैंने उसी समय कहा था कि अगर कांग्रेस के नहीं, हमारे गठबंधन के कोई साथी होंगे तो हम लोग उसी ईमानदारी से काम करेंगे। आज हम लोग ये पत्रकार सम्मेलन बुला के इसलिए कर रहे हैं कि अली अशरफ फातमी साहब के लिए कांग्रेस के ही साथी, इसमें आपको आरजेडी के लोग या दूसरे जो मुकेश सहनी जी की पार्टी हैं या सीपीएम सीपीआई के लोग नहीं मिलेंगे। जिला का पूरा कांग्रेस परिवार एक तरह से यहाँ बैठा है। मधुबनी लोकसभा का हम लोग फिर झंझारपुर में करेंगे। ये मधुबनी लोकसभा के लिए है। आज हम लोग पूरे लोग यहाँ बैठे हैं कि हम लोग पूरी मुस्तैदी से, हमारे जो गठबंधन के उम्मीदवार हैं अली अशरफ फातमी साहब कोई अननोन नाम नहीं है। पड़ोस के हमारे दरभंगा लोकसभा क्षेत्र से 4-5 बार वो सांसद रहे हैं। भारत सरकार में हम लोग साथी मंत्री थे। उन्होंने काम भी अच्छा किया है, लेकिन इस बार गठबंधन में फैसला हुआ कि दरभंगा की सीट किसको होगी, मधुबनी की सीट किसको होगी। तो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से आए हैं। हम सब लोगों ने ये फैसला किया है कि हम लोग अपने जानते, हमारी जो शक्ति है, हमारी जो क्षमता है, कांग्रेस के हम सब साथी मिलके गठबंधन के उम्मीदवार अली अशरफ फातमी साहब को जिताने का प्रयास करेंगे। और हम लोग ये सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि अली अशरफ फातमी साहब अच्छे वोटों से जीतें और हमारी सरकार दिल्ली में बने, जिसमें हमारे मिथिलांचल की भी भूमिका में हमारे जो मिथिलांचल के प्रतिनिधि होंगे वो महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे। जैसा 2004 से 2009 के बीच में हुआ था कि मिथिलांचल से मैं था, अली अशरफ फातमी साहब थे, हमारे और साथी मंत्री थे। एक होता है कि अगर आप राज्य सरकार में हैं तो राज्य में मंत्रिमंडल में आपको मिलता है, आपको प्रतिनिधित्व होता है। मिथिला के अभी हमारे यहाँ से समीर कुमार महासेठ जी थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब थे मिथिलांचल से। उसी तरह जब भारत सरकार बनेगी तो हम उम्मीद करते हैं कि अली अशरफ फातमी साहब भी उसमें नेतृत्व करेंगे हमारा, अगर हमारी यूपीए की सरकार बनती है तो। और लगता है कि इंडिया गठबंधन या यूपीए, जो भी आप इसको कह लीजिए, उसकी सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी का जो बेचैनी है, कि जो घबराहट है, उसको देख के मुझको लगता है कि निश्चित रूप से हर जगह से, क्योंकि एक हमारे साथी ने बहुत अच्छी बात कही, एक तरह से ये 400 पार बराबर बोलते हैं। और 400 पार तो उसने कहा कि भाई राजस्थान में सारी की सारी सीट आपकी थी, कर्नाटक में सारी की सारी सीट्स आपकी थी, उत्तर प्रदेश में सारी की सारी सीट्स आपकी थी, बिहार में 40 में 39 सीट आपकी थी। अब बढ़ेगा कहाँ से? अब तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में चुनाव कराइएगा तभी ये बढ़ने वाला है, क्योंकि जो हिंदी हार्टलैंड था उसमें तो आपको पिछले ही इलेक्शन में मैक्सिमम था। अब तो घटने ही का सवाल है, बढ़ने का स्कोप कहाँ है? तो पाकिस्तान बहुत करते हैं, मुस्लिम भी करते हैं और पाकिस्तान भी करते हैं। पाकिस्तान में चुनाव करा लेंगे तो कुछ सीट हो सकता है बढ़ जाए। इसलिए इस बात को हमको, आपको, सबको दिमाग में रखना चाहिए। हम बात करते हैं बेरोजगारी पर। 45 सालों में सबसे ज़्यादा इस देश में बेरोजगारी है, और नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में हुआ है।
किसानों की आमदनी 18 सालों में किसानों की आमदनी सबसे कम है। जो कह के आए थे, ये वादा करके आए थे कि 2022 तक किसानों की आमदनी हम दोगुनी कर देंगे। दोगुनी क्या करेंगे कि 18 साल में किसानों की आमदनी सबसे कम है। देश की सुरक्षा की बात है। पाकिस्तान का नाम बड़ा, पाकिस्तान को हमने 2 टुकड़े कर दिया इंदिरा जी के नेतृत्व में 1971 में, और दुनिया के इतिहास में आपको नहीं मिलेगा कि 95,000 फौजों को हमने सरेंडर करवा लिया। पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है हमारे सामने। चाइना हमको अभी तंग कर रहा है। कल अभी आया है, सारे जिसको हम लोग आरोप भी लगाते हैं गोदी मीडिया, लेकिन कितना बचेगा कि उन्होंने भी कल दिखलाया सब जगह कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें चीन सड़क बना रहा है, और नरेंद्र मोदी जी चुप हैं, भारत सरकार चुप है। हमारे 20 सैनिक मारे गए और प्रधानमंत्री ने कह दिया कि न कोई आया है, न कोई आया था, न कोई आया हुआ है। तो हमारे सैनिकों की हत्या किसने की? हमारे सैनिकों को शहीद किसने किया? अगर नहीं कोई आया था चीन से, तो गांव का गांव बना रहा है चीन बॉर्डर पर, हमारे भारत चाइना बॉर्डर पे। अरुणाचल जो हमारा प्रदेश है, जिसके हमारे बहुत ही खांडू दोरजी हमारे मित्र थे, जो चीफ मिनिस्टर थे, जो प्लेन क्रैश में जिनकी मृत्यु हुई, उन्हीं के लड़के प्रेमा खांडू आजकल वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अरुणाचल प्रदेश के जगहों का नाम चीन बदल रहा है, लेकिन भारत सरकार नहीं बोलती है। क्यों नहीं बोलती है, ज़रा गौर कीजिए। पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इसीलिए प्रधानमंत्री जो असल खतरा है उस पर चर्चा नहीं करते हैं देश को, और जो नकली खतरा है 95,000, उसकी कोई हैसियत है पाकिस्तान की? अब 95,000 फौजों का लिखित सरेंडर दुनिया के इतिहास में आपको नहीं मिलेगा कि 95,000 फौजों का लिखित सरेंडर करा लिया। तो हम उस पर बात करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार पे बात करना चाहते हैं। जो भ्रष्टाचार किया है इलेक्ट्रल बॉन्ड में, जिसको कहते हैं कि छिनतई करना, और तो और अब गौर कीजिए कि नकली दवा कंपनी बनाने वालों के यहाँ, घटिया दवा कंपनी बनाने वालों के यहाँ छापा पड़ा है। गौर कीजिए, हमारे आपके किसका परिवार कब अफेक्टेड हो जाए कोई नहीं कह सकता। छापा पड़ा है नकली दवा बनाने वालों के यहाँ। उसने 3 दिन के बाद इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद करके पैसा जमा किया है भारतीय जनता पार्टी को, उसको अलाउ कर दिया गया है बनाओ नकली दवा, और नकली दवा बना के देश के कितने लोगों को उसका असर हुआ होगा आप समझ सकते हैं। आज सीबीआई और ईडी ने छापा मारा है, और उसके 4 दिन के बाद वो जिसके यहाँ छापा मारा है वो इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसा दे रहा है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, ये दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। अभी तो पीएम केयर फंड बचा ही हुआ है। पीएम केयर फंड में रेलवे से पैसा दिलाया है, पीएसयू से पैसा दिलवाया है। जो सरकारी काम करने वाले कर्मचारी हैं उनका दरमाहा काट के पीएम केयर फंड में, आप कहते हैं कि ये प्राइवेट फर्म है, इसका एजी से कोई नहीं हो सकता है, सीएजी से, कंट्रोलर अकाउंटेंट जनरल से इसकी कोई समीक्षा नहीं हो सकती है। सरकार बदलेगी तो सबकी समीक्षा होगी। और जो लोग आज सरकार के साथ ईडी और इसके पदाधिकारी भी खड़े हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार बदलने पर उनकी नौकरी नहीं खत्म होगी। उन्होंने क्या किया है नरेंद्र मोदी के शासनकाल में, इसकी भी समीक्षा होगी सीबीआई और ईडी के पदाधिकारियों की। अभी गवाह बनाया हमारे जो गठबंधन के हमारे साथी हैं अरविंद केजरीवाल, उनके खिलाफ जो ईडी ने 4 का 4 गवाह खड़ा किया है, चारों का चारों बीजेपी के फंक्शनरी हैं, चारों के 4। अभी चंडीगढ़ में क्या किया उन्होंने, देखा होगा आप लोगों ने कि जो बीजेपी का ये है मेयर चुनाव में, वो वोट खराब कर रहा है कि 2 निशान नहीं लगना चाहिए। तो जो जायज़ वोट है हमारा और आम आदमी पार्टी का, उसको जो प्रिजाइडिंग अफसर है वही निशान लगा कर उसको ये कर रहा है और उसको इनवैलिड करार दिया है। ये है इनका जनतंत्र का, ये जनतंत्र के मूल्यों का ये है। इसलिए देश की जनता को एक चीज़ और कोई पूंजी इनकी नहीं है। अंग्रेज़ भी यही करते थे। आज जो भी लड़ाई भारत में बड़ी मामले में धर्म का टकराव की बात होती है, ये सारी की सारी लड़ाई अंग्रेज़ों की लगाई हुई है। अंग्रेज़ों ने 1857 में देश तो कब्ज़ा कर लिया था, लेकिन कब्ज़ा करने के बाद उनका शासन और बढ़ाना था लगातार, तो उन्होंने बहुत अच्छा रास्ता चुना।
60% उस समय हमारे देश के हिंदू समाज के लोग थे, 35% मुस्लिम समाज के लोग थे। 95% को लड़ाइए, ये लोग आपस में लड़ते रहेंगे, अंग्रेज राज करते रहेंगे, हमारा लूट का खजाना लेते चले जाएंगे, इंग्लैंड ले जाएंगे, अपना कानून बनाएंगे। शशि थरूर जी का नाम आपने सुना होगा। शशि थरूर हमारे MP हैं, त्रिवेंद्रम के बड़े काबिल आदमी, विद्वान। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड के म्यूजियम में जाइए तो लगेगा कि इंडिया के चोर बाजार में हम आ गए हैं। जितनी चीज़ हमारे यहाँ से चोरी कर करके वो अपने यहाँ म्यूजियम में रखे हुए हैं। वही हाल किया है नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी ने कि 80% अभी हमारे देश के हिंदू समाज के भाई हैं, 20% मुस्लिम समाज के भाई हैं, 95% को लड़ाइए। ये उसी में लड़ेंगे, हमारी चोरी, हमारी बेईमानी, हमारा निकम्मापन। बताइए तो कि जिसने वादा किया था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो 45 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी हमारे इस पर है। इसलिए इन सब बातों को हम बता के मिथिलांचल की जनता को, मधुबनी के लोकसभा की जनता को ये बता के, ये अवगत करा के, और इसमें जनतंत्र में आप चौथे स्तंभ है, आपको भी समाप्त करने की कोशिश की जा रही है, आपको भी दबाव बनाया जा रहा है। महसूस करते होंगे आप लोग, दबाव बनाने की कोशिश हो रही है मीडिया पर कि जो हम कहते हैं वही दिखलाओ, जो हमारी तारीफ़ है वही करो। लेकिन आत्मसम्मान वाले लोग हर जगह हैं, और मीडिया में तो मीडिया की तो ऐसी कहानी है, ऐसे बड़े बड़े शासकों से मीडिया लड़ा है इस देश का। हम आपको आह्वान करते हैं कि निश्चित रूप से सच्चाई लोगों को बताइए, मिथिलांचल के लोगों को बताइए। आज हम केवल अली अशरफ फातमी साहब, जो मधुबनी में हमारे गठबंधन के उम्मीदवार हैं, उनके पक्ष में उनका काम है। आपको मिल जाएगा कि उन्होंने क्या क्या काम किया है। बगल का दरभंगा पड़ोस का क्षेत्र है, मधुबनी ज़िला का भी लोकसभा का भी कुछ पड़ता है। दरभंगा में क्योटी और जाले जो है वो दरभंगा ज़िला में पड़ता है। अली अशरफ फातमी साहब ने अच्छा काम किया है। यहाँ भी वो सांसद बन के, और भगवान करे हमारी सरकार बन जाए, मंत्री हो जाए, तो मंत्री बन के हमारे लोगों को भी फ़ायदा पहुँचेगा और हम लोगों को भी संतोष होगा कि हमने जिसके लिए काम किया, जिसके लिए हम लोगों ने वोट मांगा, वो जीते भी, मंत्री भी बने, और मिथिलांचल को उनकी इससे फ़ायदा होगा। मैं इसी के लिए आपसे आज प्रेस को मैंने संबोधन किया है। अगर हमारे कोई साथी कोई सवाल पूछना चाहें, झंझारपुर के बारे में यह है कि वहाँ प्रोग्राम बन रहा है, 2 या 3 तारीख के आसपास हम लोग झंझारपुर भी जाएंगे, तो वहाँ उस समय में, आज ये केवल मधुबनी लोकसभा क्षेत्र। ऐसा मतलब तो ऐसा ख़त्म किया है, कहने में कोई झिझक नहीं है कि सेना को सिर्फ पेंशन नहीं देना पड़े, रिटायर्ड सेना को 4 साल के लिए अग्निवीर योजना लाए। सेना के सारे लोग नाराज़ हैं। आप सोचिए कि जब हमारे यहाँ से सेना में जाता था लोग, तो वह था ये सैनिक है, अगर भगवान न करे, खुदा न करे, कोई शहीद होके आ गया, तो पूरा गांव, पूरा इलाका, पूरा जवार जिसको कहते हैं, वो अपना गर्वान्वित फील करता था उनके परिवार के साथ। उनको अब वो सारी योजना ख़त्म हो गई। 4 साल के बाद 22 साल के नौजवान को यहाँ रिटायर करा के घर भेज देगा, और उसके बाद वो जीवन भर कुछ नहीं। जो एक गर्व होता था सेना में जाने के बाद, ये नरेंद्र मोदी जी की, ये तो एक तरह से देश के लिए खतरनाक है। तो स्वाभाविक रूप से इन सब बातों पर देश की जनता को, मिथिलांचल के लोगों को ध्यान देना चाहिए।